Good morning, students. Students, we have started chapter 3 India's Foreign Policy from class 12th Political Science. And, student, in the previous video, I told you some basic information about the foreign policy. It means what is foreign policy and what was the role of Nehru ji, because Nehru ji that time he was our PM as well as the foreign minister. And student, in the previous video I have discussed some changes in the syllabus also. It means chapter 3 it was earlier chapter 4 and the name was external relationship, but now it is chapter 3rd and the name is India's foreign policy. Some topics have been added by the CBSE and some have been deleted. So I hope this is clear to you that what is foreign policy and what was the main object of the foreign policy, what was the main aim of the foreign policy by Nehru ji. So student, now we will discuss again some more information about the foreign policy and the most important, India's relationship with Israel as well as with Russia. Because student, in your book the India's relationship with Russia and US is not given, ये नहीं गिवन है, तो ये मुझे आपको खुद ही बताने पड़ेंगे. और बचे कुछ जो टॉपिक्स थे जो नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे रिलेशनशिप हैं, जैसे नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो तो सिलेबस से ही कट हो गए हैं. तो बच्चे रिवाइज करते हैं फिर से कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है. फॉरेन पॉलिसी का मतलब है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है या कोई फॉरेन ग्राउंड पे वो ये कहते हैं कि अगर आपने कहीं किसी पे अटैक किया या किसी पे आपने किसी ने आप पर अटैक किया तो हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे, उसे हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी. और बच्चे जब व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो उसमें हमने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की थी, मैंने आपको बताया था बच्चे 1945 में जो है वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ और उस टाइम पे जो दो सुपर पावर्स निकल कर आई थी वो थी USA एंड USSR. इट मीन्स दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे, दोनों फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वो क्या कर रहे थे, वो अपने अलाइंसेस बढ़ा रहे थे. अलाइंसेस का मतलब है बाकी कंट्रीज़ के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते थे और स्ट्रॉन्ग होने के लिए. और उस टाइम क्योंकि इंडिया जो था ब्रिटिश कॉलोनी से जस्ट एक आज़ाद ही हुआ था, मतलब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो बच्चे इंडिया के ऊपर एक प्रेशर था कि हाँ भाई USA को ज्वाइन करना है या USSR को ज्वाइन करना है. लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फाइनली डिसाइडेड किया, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. इट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम USA एंड USSR. उन्होंने कहा ना तो मुझे USA को सपोर्ट करना है ना मुझे USSR को सपोर्ट करना है. इंडिया जो है न्यूट्रल रहेगा, वो किसी भी जो है सुपर पावर को सपोर्ट नहीं करेगा. और इस डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं जो कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन USA एंड USSR, इसकी जो टेंशन है, जो इंडिया पे टेंशन आ रही थी कि कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, वो थोड़ी सी कम हुई. एस्टैब्लिश द पीसफुल वर्ल्ड एंड UN पीस कीपिंग ऑपरेशन सपोर्ट एंड डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट. इट मीन्स इंडिया ने फाइनली डिसाइड किया, तो कोल्ड वॉर की टेंशन ख़त्म होने के साथ साथ एक पीसफुल वर्ल्ड एस्टेब्लिश हुआ. मतलब यहाँ इंडिया ने फाइनल डिसाइड किया कि अभी तो हम आज़ाद ही हुए हैं, हम कहाँ से किसी को सपोर्ट करेंगे या हमें नहीं ज्वाइन करना. लेकिन बच्चे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमें डिप्लोमेट्स भी बोला गया है, हिपोक्रेट्स भी बोला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने नो डाउट नैम चलाया, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया. लेकिन हिपोक्रेट्स कहा गया इस वजह से कि कई कंट्रीज़ को तो हमने सपोर्ट किया और कई कंट्रीज़ को हमने सपोर्ट नहीं किया. मतलब हम कहने को तो कह रहे हैं कि हम किसी के भी मेंबर नहीं है भाई, ना हम USA के हैं ना हम USSR के हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं जहाँ पे हम सिर्फ वहाँ दिखाई दे रहे हैं कि हमने USA को सपोर्ट नहीं किया, USSR को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने अपनी जो है ग्रुपिज़म किया है, अपने अपने ग्रुप्स बनाए हैं. जो ये डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडिया को हिपोक्रेट्स क्यों बोला गया, कि सिर्फ कहने को आप कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करे लेकिन आप भी जो है अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हो बहुत अच्छी.
1956 में ब्रिटेन ने अटैक किया इजिप्ट पे, ठीक है। इशू था स्यूज़ कनाल इशू, वाटर को लेकर। और बच्चे उस टाइम पे इंडिया ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। ब्रिटेन एक वेस्टर्न कंट्री है, आपको पता है। और बच्चे इंडिया ने इनका बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि भाई नहीं, कॉलोनियलिज्म नहीं होना चाहिए, ब्रिटेन अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहा है, वो इजिप्ट को परेशान कर रहा है, हम इजिप्ट के लिए खड़े होंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे सेम मतलब यूएसएसआर ने जब इन्वेड किया हंगरी को, उसके बाद इंडिया डिडंट प्रोटेस्ट। उस टाइम पे इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब है ब्रिटेन के अगेंस्ट तो इंडिया बोल रहा है, ठीक है, लेकिन जब यूएसएसआर की बात आई, जो रशिया की बात आई, उस टाइम पे इंडिया चुप रहा। तो ये हिपोक्रेसी ही तो है। कहने को आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो क्या दे रहे हैं, कभी किसी के फेवर में दे रहे हैं, फिर कभी किसी के फेवर में नहीं दे रहे हैं। जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि रशिया उस टाइम पे भी, जब यूएसएसआर था तब भी हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, अब भी आज भी हमारा अच्छा फ्रेंड है। तो उस टाइम इंडिया ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, उन्होंने कहा ये ठीक है। लेकिन सेम जब ब्रिटेन ने किया इजिप्ट पे, तब इंडिया क्यों बोला? तो बच्चे डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट हुआ। नो डाउट हमने नैम अडॉप्ट कर लिया था, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठने लगे थे। फिर नेहरू जी ने कहा ठीक है, ना मैं यूएसए को सपोर्ट करूँगा ना मैं यूएसएसआर को, जो कंट्री मुझे एड एंड असिस्टेंस देगी। एड एंड असिस्टेंस का मतलब है टेक्निकल असिस्टेंस भी, फाइनेंशियल हेल्प भी, मैं क्या करूँगा, मैं तो उसी का सपोर्टर बनूंगा। और इस बीच बच्चे पाकिस्तान ने क्या किया, एक ट्विस्ट ला दिया, उन्होंने यूएसए का गैंग ज्वाइन कर लिया। यूएसए का गैंग का मतलब है वो जो है, जो 2 सुपर पावर में से यूएसए को सपोर्ट करने लगा। और इसका कहीं ना कहीं जो इंडिया था उसको थोड़ा सा एक डर हो गया कि हाँ भाई अब हम नॉन अलाइनमेंट वाले हैं, हमने तो कह दिया हम किसी का भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या है, यूएसए को ज्वाइन कर लिया है। और बच्चे उस टाइम पे यूएसए का बहुत प्रेशर था इंडिया के ऊपर भी। वो ये कह रहे थे जब पाकिस्तान ने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर लेते। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को ही क्या किया, आगे कैरी किया। देन एफ्रो अफ्रीकन यूनिटी 1940s में, 1950s में बच्चे जो नेहरू जी थे, दे ही एडवोकेटेड अ यूनिटी बिटवीन द एशियन कंट्रीज। ये क्या था बच्चे, नो डाउट हमें आज़ादी मिल गई थी, इंडिपेंडेंट मिल गई थी, लेकिन नेम के अंडर नेहरू जी ने ये कहा कि जहाँ मुझे बोलना होगा, जहाँ मतलब जहाँ मुझे लगेगा कि ये गलत है, वहाँ मैं अपना जो है ओपिनियन रखूँगा, अपनी एक सजेशन रखूँगा। और उस टाइम पे नेहरू जी को ये मेन काम दिया गया था। उनका काम ही क्या था, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में यूनिटी इस्टेब्लिश करना। मार्च 1947 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया में। और बच्चे वो क्यों हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे इंडोनेशिया इट वॉज रूल्ड बाय द डच। जैसे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, वहाँ इंडोनेशिया में इंडिया को तो इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन वहाँ इंडिपेंडेंस नहीं मिल पा रही थी। मतलब इंडोनेशियन जो थे वो डच के अंडर काम कर रहे थे। डच जो थी मेन कॉलोनियलिज्म पावर थी। और फिर इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि हम तो आज़ाद हो ही गए हैं, लेकिन साथ में अब जो हमारे फ्रेंड्स हैं या जो नेम के मेंबर्स हैं, हम उनको भी क्या दिलवाएंगे, आज़ादी दिलवाएंगे। दैट इज़ वाई इंडिया सपोर्ट द डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है जो कॉलोनीज आई हुई हैं बाहर से, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे डच इंडोनेशिया में, उनको जाना पड़ेगा यहाँ से। देन इसके बाद रेसिज्म अपार्टेड इन साउथ अफ्रीका। बच्चे हमने अफ्रीका का रेशिज्म तो पढ़ा ही है, ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में। उन्होंने गांधी जी ने भी बहुत कुछ किया है उनके लिए, लेकिन नेहरू जी ने भी वहाँ पे अपनी वॉइस रेज की कि ये गलत है। देन एफ्रो अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस एंड नेम क्रिएशन इन बेंडिंग इन 1955 एंड द फर्स्ट समिट इन 1961 इन बेलग्रेड। और फाइनली बच्चे फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई एशियन कंट्रीज़ के बीच में एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में, जैसे एफ्रो अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। 1955 में फाइनली नेम को क्रिएट किया गया। और बच्चे जो इसकी फर्स्ट समिट है वो बेलग्रेड में हुई 1961 में। एक एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ कवर अप हो जाता है। इसके बाद बच्चे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्क माई वर्ड, कि आपको एग्ज़ाम में ये इज़राइल का मिलेगा ही मिलेगा, रिलेशनशिप। इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द इज़राइल, मतलब इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी है इज़राइल के साथ। आपको बच्चे अगर मैं इज़राइल की थोड़ा सा बताऊं, इज़राइल आपको पता है मिडल ईस्ट कंट्री है। और आपने अपने चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा,
कि जो पहले जो एरिया था इसराइल का वो पैलेस्टीन था, ठीक है। फिर यूएन ने क्या किया था, जो पैलेस्टीन है उस सॉरी इसराइल जो है उसको अपना मैप बना लिया था। मतलब अब वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक था इसराइल और एक था पैलेस्टीन। और बचे फिर वहाँ पे ज्यूज़ आने लगे, और जो पैलेस्टीन्स थे मतलब जो वहाँ लोग रह रहे थे, कहीं ना कहीं उनको खुद को ही रेफ्यूजी बनकर रहना पड़ा था उसके बाद। तो ये थोड़ी सी इसराइल की हिस्ट्री है। और इसराइल की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में, शुरू हो गई थी, लेकिन जो एग्जैक्ट इंडिपेंडेंस मिली है वो 1948 में मिली है हमें, 1947 में, एंड इसराइल वालों को 1948 में। अब बच्चे इंडिया का रिलेशनशिप कैसा है इसराइल में, इसराइल के साथ। अगर बच्चे आप नेट पे देखोगे ना, या कहीं पे भी कहीं और यूट्यूब पे देखोगे, तो इतना इतना ज़्यादा डिफाइन किया गया है इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द इसराइल, लेकिन इतनी नीड नहीं है, क्योंकि जो आपके सीबीएसई ने पीडीएफ भेजी है उसमें इनफ है। उसमें 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट्स अगर आप पेपर में लिख देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो इसराइल के साथ बहुत हमारा रिलेशनशिप, बहुत कुछ नेट पे मिलेगा, बट दीज आर द रिलेवेंट पॉइंट व्हेन यू विल राइट दीज पॉइंट यू विल गेट द फुल मार्क्स। फर्स्ट पॉइंट है नियरली 45 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है बच्चे, इंडिया का जो इसराइल के साथ रिलेशनशिप है वो हमारे इंडिपेंडेंस 1947 के 45 ईयर्स के बाद शुरू हुआ था। मतलब 45 ईयर्स तक हमें ये पता था कि हाँ भाई एक इसराइल कंट्री है, कौन है इसराइल, वहाँ की जीडीपी क्या है, हम न्यूज़ में पढ़ते थे, बट हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ना हम उनके साथ ट्रेड करते थे, ना हम उनके साथ कोई एग्रीमेंट करते थे, ना ही हमने उनको ये कहा रखा था कि हाँ भाई कोई अगर बाहर की जो है आप पे अटैक कर देंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। नो, देन फॉरेन पॉलिसी विद इजराइल रिमेन अनएक्सप्लोर्ड का मतलब थे न्यूट्रल थे, ना उनको हमसे लेना देना, ना हमें उनसे मतलब लेना देना फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। एंड two nations they got independence from the British in 1947 and 1948 respectively। मैंने बच्चे आपको बताया कि 1947 में हमें मतलब इंडिया को, एंड 1948 में इसराइल को इंडिपेंडेंस मिली। एंड हिस्टोरिकल कल्चर टाइज बिटवीन इंडिया एंड इसराइल स्टार्टेड गेन फर्मनेस from 1992 when the Israel embassy established in India। 1992 में बच्चे जब इसराइल एम्बेसी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, तो हमारे जो रिलेशनशिप है थोड़े से फर्म हुए। फर्म का मतलब है ऐसा नहीं है कि इससे पहले रिलेशनशिप नहीं थे, मैंने कहा 45 ईयर्स तक ठीक थे, थोड़ा बहुत जो ट्रेड चलता था या नहीं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी से रिगार्डिंग कुछ ऐसा नहीं था हमारे बीच में। लेकिन जो ये फर्मनेस आई, फर्मनेस का मतलब है ट्रेड एग्रीमेंट्स होने लगे, फॉरेन ग्राउंड पे ट्रिटीज़ होने लगी, और बहुत सारी मीटिंग्स होने लगी, तो जो सपोर्ट मिलने लगा इसराइल को इंडिया का और इंडिया को इसराइल का, वो 1992 में हुआ जब इसराइल एम्बेसी बनी यहाँ पे। एंड इवन आफ्टर स्टार्टिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्री द फर्मनेस अंडर द एनडीए 1996 गवर्नमेंट। और बच्चे 1996 में जो एनडीए गवर्नमेंट आई थी, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने डिसाइड किया था कि जो हम इसराइल है उनके साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। Then 1998 onward, visit of two head of the government, Modi ji went to Israel in 2017, and in 2018 Benjamin Netanyahu he came into the इंडिया। और फिर बचे 2017 में मोदी जी ने विजिट किया इसराइल में, फिर 2018 में वहाँ के पीएम मतलब इसराइल के पीएम आए। और बचे एक चीज़, अगर कोई भी पीएम बाहर जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो घूमने जा रहे हैं, नो, वो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा क्या रिलेशनशिप रहेगा आपके साथ। और बच्चे इसमें क्या क्या डिस्कस हो सकता है, कोई भी डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, वाटर एनर्जी इशू हो, डैम्स हो, एग्रीकल्चर, स्पेस, रिसर्च, कल्चरल एक्सचेंज, कुछ भी ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। जो देश के दोनों कंट्रीज़ के पीएम हैं या प्रेसिडेंट जो भी हैं, वो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एंड उसके बाद बच्चे ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द इसराइल। देन एक टॉपिक है हमारा पंचशील एंड द 5 प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको अभी आज ही भेजूंगी इसी वीडियो के साथ, उसमें हम पंचशील से स्टार्ट करेंगे एंड इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द रशिया। Student, if you have any doubt regarding this, you can call me regarding foreign policy and India's relationship with the Israel. Thank you, students.